प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय कुमार। आज से हम लोग नया अध्याय 4 यानी जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। जनन स्वास्थ्य मीन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इससे भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, वस्तुनिष्ठ में या लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय में भी पूछे गए हैं। तो यह चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट है, यह अध्याय इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के व्यू से, तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है कि जनन स्वास्थ्य क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। दूसरा टॉपिक इसमें पढ़ेंगे कि जनन स्वास्थ्य में कौन कौन सी समस्याएं, प्रॉब्लम्स आते हैं। और तीसरा इसमें टॉपिक है कि जनन स्वास्थ्य की कौन सी कार्य नीतियां हैं, माने जनन स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कौन कौन सी कार्य नीतियों या जो युक्तियां होती है उसको अपनाया जाता है, चाहे वो सरकार अपनाए, सरकारी संस्था अपनाए, गैर सरकारी संस्था अपनाए, या जो स्कूल है उसमें इसके बारे में अध्ययन के, जो समाज है वो इसके बारे में कार्यनीतियां अपनाएं। तो इस तरह से कुछ कार्यनीतियों को यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है, जनन स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार क्या होता है जनन स्वास्थ्य, तो जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य, यानी जनन से संबंधित, रिप्रोडक्शन से संबंधित जितना भी सभी पहलू का स्वास्थ्य। जैसे केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शारीरिक रूप से ठीक हो तो उसको जनन स्वास्थ्य नहीं कहेंगे। उसमें जैसे कि शारीरिक रूप से हमारा जो प्रजनन अंग है वो ठीक ठाक है, तो एक ये पहलू हो गया। दूसरा भावनात्मक, यानी जो जनन स्वास्थ्य, जनन से संबंधित जो भावनात्मक जो विचार है, भावना हमारे दिमाग में जो उठती है वो भी स्वस्थ होना चाहिए किसी के प्रति, तो हम जाकर के स्वस्थ रह सकते हैं। व्यवहारात्मक, व्यवहार रूप से भी सही होना चाहिए। और सामाजिक स्वास्थ्य, सामाजिक का मतलब कि समाज में ये जो जनन से संबंधित जो पहलू है उसको भी ठीक रखना चाहिए। जैसे समाज में क्या है कि मान लिया कि कोई यौन उत्पीड़न है, सामाजिक उत्पीड़न, तो यौन उत्पीड़न आपके द्वारा अगर नहीं किया जाता है तो समझिए कि आप जनन रूप से स्वस्थ हैं। नहीं तो केवल शारीरिक रूप से आपके जनन अंग ठीक है तो आप जनन रूप से ठीक नहीं है, यानी आपको सभी ढंग से ये ठीक होना चाहिए। तो यही है परिभाषा कि सभी पहलुओं, जनन से संबंधित सभी पहलुओं को आपको क्या करना है, स्वस्थ होना है, चाहे वो शारीरिक हो, सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, है ना, ये सब जो है आपको। तो कहता है कि ऐसा समाज जहां पर इस तरह से सभी कोई ठीक ठाक है तो समझिए कि वह जनन रूप से स्वस्थ समाज होगा, है ना। ऐसे समाज जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और कार्यात्मक रूप से, यानी व्यवहारिक, व्यवहारात्मक, सामाजिक रूप से अगर ठीक हैं तो वह समाज जो है वह क्या होगा, जननात्मक रूप से स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा। जैसे स्वास्थ्य में भी हम लोग परिभाषा में जानते हैं कि सभी पहलुओं के रूप में आप अगर ठीक हैं तब आप स्वस्थ हैं। केवल शरीर आपका ठीक है और आपका व्यवहार ठीक नहीं है किसी के प्रति, आपका सामाजिक पहलू खराब है, तो आप क्या हैं कि स्वस्थ नहीं है। तो यहाँ पर जनन से संबंधित, प्रजनन से संबंधित। अब कहता है कि इसमें कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है, जनन से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं आती है। तो पहली समस्या है कि यौन संबंधित गलत धारणा। यौन संबंधित यानी हम यौन से संबंधित जो धारणा है, इसको कुछ इसमें भ्रांतियां हैं, कुछ इसमें आपको मिथ्स हैं। मिथ्स माने अंधविश्वास है, जिसके बारे में हम एक दूसरे से चर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो जब चर्चा नहीं करना चाहते हैं तो इससे क्या है कि एक गलत धारणा बैठा हुआ है।
चर्चा करेंगे इसके बारे में, यौन संबंधित जितने भी प्रकार के समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी निकलेगा। हम चर्चा नहीं करेंगे तो उसका समाधान क्या निकलेगा। तो पहला ये चीज़ है कि यौन संबंधित जो है गलत धारणा हम लोगों के बीच में बैठा हुआ है, तो एक समस्या हो गई। दूसरी समस्या क्या है कि व्यक्तिगत स्वच्छता एवं यौन अंगों की स्वच्छता के बारे में कम जानकारी है। कैसे हम स्वच्छ रह सकते हैं, अपने को साफ सुथरा रख सकते हैं, केवल स्नान कर लेने से नहीं होता है ना। उसके बारे में सभी जनन अंगों की सफाई प्लस ये सब के बारे में जानकारी कम होने से क्या होता है कि जनन अंगों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम है कि कम उम्र में विवाह होने से, कम उम्र में अगर किसी का विवाह हो जाता है तो वो माता बन जाती हैं, और माता कम उम्र में बनने के कारण क्या होता है कि जन्म प्रसव के समय वो माता जो है मर जाती हैं या शिशु भी मर सकता है। तो कम उम्र में विवाह के कारण मातृत्व मृत्यु दर यानी एमएमआर का मतलब मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है। कम उम्र में अगर कोई माता बनता है तो उसमें ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि वो तो वयस्क हुई नहीं है। तो इस तरह से, और जो उसमें शिशु का जन्म होगा वो भी हो सकता है मर सकता है, तो उसको IMR कहते हैं, यानी इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो कम उम्र में विवाह से ये होता है। उसके बाद क्या होता है कि शिक्षा के अभाव में जनसंख्या की वृद्धि। अब शिक्षा के अभाव में जनसंख्या की वृद्धि का मतलब क्या हो गया कि हमको विवाह के बाद कौन से जनसंख्या नियंत्रण के उपाय करने चाहिए, कौन से गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी अगर जानकारी नहीं होगा तो एक क्रिकेट टीम तैयार हो जाएगा एक परिवार में। तो इस तरह से शिक्षा के अभाव में जनसंख्या की वृद्धि भी क्या है कि एक तरह से जनन स्वास्थ्य की समस्या है। उसके बाद क्या करते हैं कि सामाजिक उत्पीड़नों में वृद्धि। सामाजिक उत्पीड़नों में वृद्धि क्या है कि जैसे कि यौन संबंधित जो अपराध होते हैं, छेड़छाड़ है ना, छेड़छाड़ करना समाज में या बलात्कार को प्रेरित करना, ये इस तरह से जो यौन अंगों का शोषण है, ये सब जो है आपको सामाजिक उत्पीड़न में आता है। तो ये भी एक समस्या है जनन स्वास्थ्य का। उसके बाद लड़का एवं लड़की को समान महत्व या अवसर न देना, ये भी एक समस्या है। कुछ परिवार में, सभी परिवार में अब नहीं है, कुछ परिवार में है कि लड़के को ठीक ढंग से खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में उसको दिया जाता है, लेकिन जो लड़की होती है उस परिवार में न उसको उचित शिक्षा मिलती है, न उचित भोजन पोषण मिलता है, न स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। तो यह भी एक तरह का क्या है, समस्या है जनन स्वास्थ्य का। उसके बाद गर्भवती माताओं की देखभाल या नवजात शिशुओं की देखभाल की जानकारी भी न होना, कि गर्भवती माता को क्या भोजन दिया जाए, क्या उसको टीका लगेगा, नवजात शिशु को क्या कैसे स्तनपान कराना है या नहीं कराना है, कौन सा टीका लगेगा, इसके बारे में बहुत कम जानकारी होने से ये क्या होता है कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी जनन स्वास्थ्य की जो कार्य नीतियां हैं या युक्तियां हैं, माने हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, जनन स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हम लोग कौन कौन से नीति अपना सकते हैं, या सरकार कौन सी नीति अपना सकती है या अपनाई है, ये हम लोग देखते हैं। अब हम लोगों को देखना है कि जनन स्वास्थ्य में कौन कौन सी युक्तियां या कार्य नीतियां अपनाई जा रही है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि भारत में, इंडिया में राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक कार्य योजना की शुरुआत की गई है। कब? 1951 में। यानी भारत में जनन स्वास्थ्य के बारे में एक संपूर्ण कार्यक्रम या कार्य योजना की शुरुआत की गई है 1951 में, जिसका नाम दिया गया है परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन, ये जो देख रहे हैं परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग है ना, फैमिली प्लानिंग एक योजना की शुरुआत की गई। कब? 1951 में।
लेकिन बाद में इसका नाम जो है या हम अभी जो है वर्तमान में इसको परिवार कल्याण, फैमिली वेलफेयर, यहाँ देखिए फैमिली वेलफेयर के नाम से हम इसको जानते हैं। तो भारत में स्वास्थ्य के लिए, जनन स्वास्थ्य के लिए ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका नाम रखा गया उस समय 1951 में परिवार नियोजन, और वर्तमान में इसका नाम रखा गया परिवार कल्याण। तो जब परिवार कल्याण या परिवार नियोजन जब शुरू हुआ तो उस समय जनन स्वास्थ्य में काफ़ी सफलता मिली, और इसकी सफलता को देखते हुए 1977 में आपको जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम की शुरुआत की गई 1977 में। ये जब सफल हो गया तो यहाँ पर जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, इसको शॉर्ट में RCH भी कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, 1977 में इसकी शुरुआत की गई। और इसमें इसकी शुरुआत करने के बाद इसका एक टारगेट बनाया गया कि इसमें क्या रखा जाएगा, है ना। तो सबसे पहले इसका RCS का लक्ष्य क्या रखा गया, तो इसमें सबसे पहले जनन स्वास्थ्य यानी जनन से संबंधित स्वास्थ्य, जैसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां या जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जो प्रॉब्लम आता है उसको रखा गया। उसके बाद बाल स्वास्थ्य सुरक्षा केयर, प्रोटेक्शन केयर, बच्चों के बारे में जो नवजात शिशु होते हैं उनके बारे में टीकाकरण या अन्य प्रकार के जो सुविधाएं हैं बच्चों को दी जाती है। और तीसरा इसमें जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, पॉपुलेशन बढ़ रहा है या जो दंपत्ति, जिस दंपत्ति को कोई संतान नहीं है तो उसके बारे में उसको जागरूक करके उसको संतान उत्पत्ति के लिए जो विकल्प उपलब्ध है उसके बारे में जानकारी देना। तो ये सब जो है RCH का ये लक्ष्य है। अब कहता है कि ये जो RCH कार्यक्रम है इसके द्वारा कौन कौन सी कार्यनीति अपनाई जा रही है, RCH के द्वारा कौन कौन सी कार्यनीति को अपनाया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहला कार्यनीति है कि जागरूकता उत्पन्न करना। फर्स्ट कार्यनीति है जागरूकता उत्पन्न करना। बिना जागरूक हुए हम लोग क्या हो सकते हैं कि कोई भी चीज़ को नहीं कर सकते हैं। अब जागरूक कैसे होंगे, तो जागरूक कोई कहेगा, कोई समझाएगा, तब ना उसके बारे में जानकारी होंगी। तो इसके लिए क्या होती है कि बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी संगठन ऑडियो विजुअल और मुद्रित सामग्री, ऑडियो विजुअल क्या है कि जैसे कान के द्वारा सुने माइक से प्रचार करा करके या रेडियो पर प्रचार करा करके, विजुअल टीवी पर जो जनन स्वास्थ्य से संबंधित देखते हैं, परिवार नियोजन, जनसंख्या वृद्धि या जो गर्भ निरोधक जो उपाय होते हैं उसके बारे में जानकारी टीवी पर आते रहता है। सिनेमा हॉल में जाइएगा तो वहाँ पर भी कभी ये सब के बारे में, फैमिली प्लानिंग या फैमिली वेलफेयर के बारे में प्रचार आते रहता है। पोस्टर से कहीं दीवार पर चिपका रहेगा, मुद्रित सामग्री का मतलब वही हो गया। तो बहुत सारी सरकारी और गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन से संबंधित जो पहलुएं होती है, पहलुओं को के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभिन्न उपाय करती है, चाहे वो समाचार पत्र के द्वारा हो, चाहे आपको पोस्टर के द्वारा हो, चाहे वो रेडियो के द्वारा हो, चाहे वो टीवी के द्वारा हो, अलग अलग प्रकार के। तो कहता है कि यहाँ पर जो ये ऑडियो विजुअल और मुद्रित सामग्री की सहायता से ये जो सरकारी और कुछ गैर सरकारी संगठन जैसे NGO है, चाहे जो सामाजिक स्वास्थ्य संगठन होते हैं, ये सब इस तरह का काम करती है। इसके अलावा हमारे इस सभी सूचना को प्रसारित करने के लिए माता पिता, शिक्षक या जो निकट के संबंधी होते हैं या जो मित्र होते हैं, इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें पाई जाती है। देख रहे हैं ना, इस प्रकार की सूचनाओं को प्रसारित करने में माता पिता, शिक्षक, मित्र, निकट संबंधी, ये सब जो होते हैं उनकी भी भूमिका रहती है। तो पहला है इस RCH कार्यक्रम का कार्यनीति कि लोगों को जागरूक करें, और जागरूक कैसे करें तो ये सब दिया गया है। और भी इसमें पॉइंट है जिसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो RCH या जो जनरल जो कार्यनीति है उसमें जो दूसरा पॉइंट है यौन शिक्षा की पढ़ाई।
फर्स्ट में हम लोग देखे हैं कि लोगों को जागरूक करना। दूसरा है क्या कि यौन शिक्षा की पढ़ाई, जैसे कि विद्यालय में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि बच्चों में सही जानकारी मिलेगा। जो यौन संबंधित जो भ्रांतियां हैं या जो गलत अवधारणा है यौन शिक्षा के बारे में या यौन की संबंधित जो जानकारी है उसमें जो गलत भ्रांतियां हैं वो दूर हो सके। तो इसे दूर करने से क्या होता है कि बहुत प्रकार की जो बीमारियां होती है वो नहीं हो पाता है। जो बच्चे होते हैं वो जानकारी के अभाव में गलत कार्य कर देते हैं, जिसके कारण उस तरह की बीमारियां हो जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट है कि युवाओं को शिक्षित करना। अब सभी स्कूल तो नहीं जाते हैं, सभी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे हैं या युवा हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनको भी जानकारी देना। अब जिस भी स्रोत से उनको जानकारी देना, क्या जानकारी देना, तो लोगों में जनन अंगों के बारे में जानकारी देना कि ये जनन अंग है, इसमें इस तरह से स्वच्छता या जो भी करना है किया जाना चाहिए। उसके बाद जो किशोरावस्था में जो परिवर्तन आता है बॉडी में, उसके बारे में जानकारी देना जरूरी है। उसके बाद सुरक्षित एवं स्वच्छ यौन क्रिया जो होती है, यानी जिसमें गर्भ निरोधक या जो कंडोम या ये सब का इस्तेमाल करके जब हम लोग सुरक्षित यौन क्रिया करेंगे तो इसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां नहीं होगी, जो यौन संचारित रोग है वो नहीं होगा, और जो आपको ये जनसंख्या पर भी नियंत्रण होगा। तो इस तरह से स्वच्छ यौन क्रियाओं और जो यौन संचारित जो रोग होते हैं उसके बारे में, एड्स के बारे में जानकारी देना, जिससे क्या होता है कि युवाओं में जो गलत अवधारणा है किसके प्रति, जो ये यौन शिक्षा के प्रति जो गलत अवधारणा है, यौन संबंधित जो गलत अवधारणा है वो दूर हो सके। तो इस तरह से युवाओं को शिक्षित करना है, जो स्कूल जाते हैं, जो स्कूल नहीं जाते हैं। अब कहता है कि स्कूल जाने के बाद अब जो विवाह योग्य हो गए हैं युवा, ये अभी विवाह योग्य नहीं हुए हैं, अब ये विवाह योग्य हो गए हैं, यानी अब ये विवाह करने जा रहे हैं, तो उनके पहले उनको गर्भ निरोधक उपायों के विकल्पों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद जो माता गर्भवती हो जाएंगी उनकी देखभाल करने का उनको उनको जानकारी होना चाहिए, अनुभव नहीं, जानकारी होना चाहिए कि गर्भवती माता को किस तरह से न्यूट्रिशन या देखभाल किया जाता है। उसके बाद बच्चे का जन्म हो जाएगा, शिशु जन्म, तो माँ और बच्चे दोनों को प्रसव के बाद, प्रसव के उपरांत देखभाल, प्रसवोत्तर देखभाल करने की उसको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद बच्चे को स्तनपान कराने से क्या फायदा होता है, तो हम लोग जानते हैं कि प्रसव के बाद जो कुछ दिन का जो दूध होता है उसमें उसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है, उसमें बहुत प्रकार के एंटीबॉडी पाए जाते हैं, और वह एंटीबॉडी रोग प्रतिरोधी क्षमता को बच्चों में विकसित करते हैं, तो स्तनपान जरूरी है। उसके बाद बच्चे को प्रतिरक्षण करना, टीका लगाना, वैक्सीन लगाना है ना, यहाँ देखिए प्रतिरक्षण करना है, स्तनपान का महत्व है। उसके बाद क्या है, हाँ, लड़का और लड़की, मान लिया कि लड़का या लड़की उसको हुआ तो उसको समान महत्व देना है। ये नहीं कि लड़का है तो अच्छा खाना दिए और लड़की है तो उसको इसी तरह से टरटराते रहना है, रोते छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। समान अवसर देना है, उसको समान महत्व देना है। तो इस तरह की जो है जानकारी उसको देना है, और जानकारियों आदि को दे करके उसको जागरूक करना है, ताकि उसका जो परिवार हो वह स्वस्थ परिवार हो, है ना, स्वस्थ परिवार का निर्माण आदि करने में उसको मदद करना। तो ये सब जो है जन्म। उसके बाद क्या है कि जनसंख्या वृद्धि के परिणामों के बारे में भी जानकारी देना है कि आप भाई ये सब देखिए, अगर नहीं इस पर केयर करते हैं तो जनसंख्या वृद्धि होगा, और जनसंख्या वृद्धि होगा तो उसके कौन कौन से परिणाम उत्पन्न होंगे इसकी भी आप जानकारी रख लीजिए। अगर सक्षम है तो जनसंख्या वृद्धि करिए, अगर सक्षम नहीं है तो इन सभी जानकारी को आप अमल कीजिए, ठीक ना। तो इस तरह से ये सब जो है कार्यनीति है। कुछ और कार्यनीतियाँ बची हुई है जिसको हम लोग देख लेते हैं।
अब अगला जो युक्ति है बेहतर जनन स्वास्थ्य के लिए जो कार्यनीति है वह है आपको कि सामाजिक उत्पीड़नों जैसे यौन दुरुपयोग यानी जो या यौन संबंधित जो अपराध होते हैं उसके बारे में समाज को बताना और समाज में जो जागरूक लोग हैं वो इस प्रकार के जो सामाजिक उत्पीड़न है उसमें रोकने के लिए वो आगे आए, उसको प्रेरित करना। क्योंकि समाज में ही ये सब कुरीतियाँ फैली हुई है, छेड़छाड़ या यौन शोषण या जो यौन संबंधी अपराध है, बलात्कार है, ये सब जो है, तो इसको समाज के द्वारा ही इसको ठीक किया जा सकता है। समाज में जो अच्छे मनुष्य हैं, आदमी हैं, वो इनको आगे बढ़ करके इनको ठीक करना चाहिए। इसके बाद है 7वां क्या कि लिंग निर्धारण और जो मादा भ्रूण हत्या है इस पर रोक लगना चाहिए। तो रोक कैसे लगेगा? तो इसके लिए कोई कानून ऐसा बनना चाहिए या बना हुआ है लेकिन उसका लोग दुरुपयोग करता है। तो महिला भ्रूण हत्या या मादा हत्या पर कानूनी रोक के लिए एक जांच है एमनियोसेंटेसिस जांच या जो लिंग परीक्षा है, इस पर वैधानिक रूप से प्रतिबंध की आवश्यकता है। ये जो रोग की ये जो जांच है ये शिशु में, गर्भ में जो शिशु होता है उसमें जो रोग होते हैं उसको पता लगाने के लिए ये बनाया गया है, लेकिन इसका लोग दुरुपयोग कर दे रहा है और उसमें जो बच्चे जो भ्रूण में X या Y जो गुणसूत्र होते हैं उसकी जांच प्रारंभिक अवस्था में ही कर लेते हैं और भ्रूण का पता लगा लेते हैं। अगर महिला भ्रूण होती है, शिशु होती है, तो उसकी हत्या कर देते हैं। तो इसकी रोकथाम करने के लिए आपको क्या है कि एक वैधानिक प्रतिबंध, एक तरह से कानून की आवश्यकता है जो इस पर रोक लगा दे। इसके बाद है बांझपन को दूर करने के लिए बहुत ऐसे दंपत्ति होते हैं जो निसंतान होते हैं। तो निसंतान को मैंने कि उसके बांझपन को दूर करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की युक्तियां अपनाई गई है, मेडिकल में जो फैसिलिटी उपलब्ध है, जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी उसको कहा जाता है, आर्ट, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, अंतिम पार्ट है, तो उसके बारे में जानकारी देना है ताकि जो बांझ हैं या जो बंध्यता के शिकार हैं उन्हें भी संतान सुख का लाभ प्राप्त हो सके। इसके बाद है कि जनन संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान पर जोर देना है, नया तकनीक खोज का आविष्कार करना है जिससे हमारा जो जनन स्वास्थ्य है वो ठीक रह सके। जो यौन संचारित रोग है या जो गर्भ निरोधक उपाय है उसको क्या करता है कि अनुसंधान करके और बेहतर बनाने पर कार्य करने को प्रेरित करता है, जिससे नए नए खोज होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, सहेली नामक एक दवा है, गर्भ निरोधक दवा है। तो सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज जो है भारत का जो CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ यानी केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान द्वारा इसकी खोज की गई है। तो अगर ये सहेली नहीं रहता, गर्भ निरोधक खाने वाली गोली है, तो जो ये गर्भ निरोधक जो उपाय है उसमें दूसरा टेक्निक अपनाया जाता। तो यह जो काफ़ी यूजफुल सहेली है ये दवा। उसके बाद कहता है कि बेहतर जागरूकता एवं अधिकाधिक चिकित्सा सहायता से जो MMR है और IMR है, जैसे हम लोग समस्या में देखे हैं कि कम उम्र में विवाह होने से क्या होता है कि जो मातृत्व मृत्यु दर है और जो शिशु मृत्यु दर है वो बढ़ गया है। लेकिन आजकल जो है कि बेहतर जागरूकता और अधिक चिकित्सा सुविधा होने से ये फैसिलिटी हो गया है कि कम उम्र के माँ भी ये क्या होते हैं कि उनको बचाया जा सकता है, यानी उनके मृत्यु दर में गिरावट आई है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कम उम्र में विवाह, लेकिन फिर भी बेहतर मेडिकल फैसिलिटी के कारण ऐसा
होता है। उसके बाद कहता है कि और क्या प्रगति आई है इसमें, बेहतर जनन स्वास्थ्य में बेहतर, तो जैसे बहुत पहले जो यौन संचारित रोग थे उसकी सही जांच नहीं हो पाते थे, उसकी देखभाल नहीं हो पाते थे, जिसके कारण उसमें जो रोगी थे वो मर जाते थे। लेकिन अब जो है बेहतर जनन सुविधा, बेहतर जनन स्वास्थ्य में क्या हो रहा है कि यौन संचारित रोगों की जांच हो रही है सही ढंग से, उसकी देखभाल हो रही है। केवल एड्स को छोड़ करके और भी जो दूसरे रोग हैं उनको ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए जानकारी ही बचाव है, यानी जानकारी ही है कि ये कैसे फैलता है, इसको कैसे रोकथाम माने कि पहले ही कर दिया जाए, होने के बाद ये ठीक होने वाला नहीं है। तो ये सब क्या संकेत करते हैं, बेहतर चिकित्सा सुविधा से आपको क्या है कि ये मातृत्व शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और जो यौन जो संबंधित रोग है उस पर कंट्रोल किया गया है, जो ये संकेत देता है कि बेहतर जनन स्वास्थ्य हो रहा है ना। तो हमको जनन स्वास्थ्य ही चाहिए। तो इस तरह से ये टॉपिक समाप्त हो गया। अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे जनसंख्या वृद्धि रोकने के जो विभिन्न उपाय हैं, जो गर्भ निरोधक उपाय हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे।